हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that it's 4 months now that I've been uploading videos on a continuous basis. So if you really find these videos helpful, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कुछ ऐसे एडिटोरियल्स और कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एज इट इज़ आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे एक, अगर आप जानते हैं, बहुत बड़ी इंटरनेशनल एक्सपर्ट है हैप्पीमन जैकब, उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है द हिंदू में कि कैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे इंडिया की रीसेंट फॉरेन पॉलिसी या फिर इंडिया की हिस्ट्री से लेके आज तक की जो फॉरेन पॉलिसी रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो ये बताती है दैट इंडिया वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पोल इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हम यूनिपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड, इस तरह के टर्म्स देखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो कैसे भारत एक खुद में एक पोल है और पोल की तरह इमर्ज हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके पास ना ही सिर्फ फिलोसॉफिकल पॉइंट्स होने चाहिए बट कुछ फैक्ट्स होने चाहिए इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एडिटोरियल। फिर साथ में हम कुछ कुछ सिक्योरिटी के भी इश्यूज देखेंगे। देखिए, पीएसएलवी, जीएसएलवी, स्पेस इकोनॉमी, इस पे हमने कल पे डिस्कस किया कि कैसे स्पेस इकोनॉमी में 2% से 8% अगर हमें इंडिया का शेयर लेके जाना है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में, तो क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी। इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन आज हमें देखना है कुछ बहुत बेसिक चीजें कि पीएसएलवी का एक होता है कोर अलोन पीएसएलवी, एक होता है एक्सेल पीएसएलवी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है? क्योंकि अब हम लॉन्च व्हीकल्स, प्राइवेटली लॉन्च व्हीकल्स, इन सारी चीजों की बात करें तो लॉन्च व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और कैसे टर्की, व्हाट इज द टर्की कॉम्प्लेक्स। So let's begin with the video. Putin unveils Russia's Arctic power with launch of nuclear icebreakers. तो देखिए, इससे पहले कि हम इस आर्टिकल को डिस्कस करें, इसमें क्या इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से दो चीजें आपको समझनी है जो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एनालिसिस क्या है इसका, ठीक है? उससे पहले कुछ बेसिक चीजें कि क्या होता है एक न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर। तो आइस ब्रेकर तो देखिए आप समझते ही, अगर किसी एक पर्टिकुलर शिप को नेविगेशन करना है या सर्वेलेंस करनी है, सिक्योरिटी भी करनी है कंट्री के आसपास, लेकिन आपको पता है आपके आसपास नवंबर दिसंबर या वैसे भी हमेशा बर्फ रहती है, तो ऑफ कोर्स आपको आइस ब्रेकर चाहिए होगी अपनी शिप के साथ सो दैट नेविगेशन हैपेंस प्रॉपरली। ओके, आसपास आइस है लेकिन वैसे कुछ आप अपना एरिया बना लेते हैं, यू कट थ्रू इट सो दैट यू नेविगेट, ठीक है? तो एक न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर क्या होता है? एक ऐसा आइस ब्रेकर जिसमें एक ऑन बोर्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ओके, जो बेसिकली क्या करता है, प्रोड्यूसेस पावर फॉर द वेसल्स प्रोपल्जन सिस्टम। अगर हम अभी तक की बात करें, रशिया इज द ओनली कंट्री, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि रशिया ही केवल एक वो कंट्री है विच एक्चुअली बिल्ड्स एंड ऑपरेट्स न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स। और काफी नंबर ऑफ इस तरह के इस तरह के आइस ब्रेकर्स उनके पास ऑलरेडी हैं, जो आर्कटिक रीजन और नॉर्दर्न सी रूट है बेसिकली, जो इनका, जहाँ पे बहुत सारे बेरेंट्स सी आता है, लैप्टेव सी है ना, ये सब कुछ आप अपने बेसिक मैप में देखते हैं जब आप मैपिंग करते होंगे, तो उसको काफी एक स्ट्रेटेजिक पावर तो मिलती ही है। देखिए, अगर हम कुछ बहुत बेसिक इनके क्लेम्स देखें, रशिया ये भी कहता है, अभी तक तो इतनी दिक्कत नहीं थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हमेशा से ही जो आर्कटिक वाला रीजन रहा है वो एक बफर की तरह एक्ट करता है यूएस और रशिया के बीच में, राइट? तो लेकिन बात यह है, रशिया का ये कहना है कि हम स्मूथ नेविगेशन सिर्फ अपनी ही वेसल्स के लिए अलाउ नहीं करते, बाकी जो भी कंट्रीज हैं उनके लिए भी करते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग, ओके। लेकिन अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स कैसे एक खुद में ही रशिया को पावरफुल कंट्री कैसे बना देते हैं, क्योंकि देखिए जो डीजल पावर्ड जो आइस ब्रेकर्स होते हैं जो बाकी कंट्रीज ऑपरेट करती हैं, ये उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर हम देखें, ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और रशिया की जो स्थिति आज के समय में है, इन पे इतनी सैंक्शंस लगी हुई हैं, स्विफ्ट से इनको हटा दिया गया है, ट्रेड इनसे कोई बहुत वेस्टर्न कंट्रीज कर नहीं रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसके बाद भी इन्होंने 2 और न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स को लॉन्च किया है। तो ये अपने में ही इट स्पीक्स हाईली ऑफ द स्टैंड ऑफ रशिया, कि मतलब ठीक है, वी विल डील विद एवरी काइंड ऑफ वेस्टर्न प्रेशर विच इज बीइंग पुट अपॉन अस, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को कम नहीं होने देंगे, ठीक है? ये तो सिंबोलिज्म है रशिया जो सेंड करना चाहता है पूरी हर तरह की वेस्टर्न कंट्री को। साथ ही में अगर हम डीजल पावर जो काउंटर पार्ट्स हैं कि उससे कंपेयर करें, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, नो डाउट अबाउट दैट।
और लेकिन बात ये है जो डीजल वाले होते हैं ना, उनकी रेंज बहुत लिमिटेड होती है, बहुत दूर तक नहीं जा सकते, बहुत फ्यूल डिमांड बहुत हैवी होती है, और आर्कटिक रीजन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रीजन है, इतना डिफिकल्ट रीजन है कि वहाँ पे इस तरह का वेसल्स को ऑपरेट करना इज अ लिटिल लेस प्रैक्टिकल। ओके, तो अभी तो हमने बेसिक चीज़ें देख ली, अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी जो जो चीज़ें आपको समझना है कि ऐसे करने से क्या हो जाएगा, मतलब इतना कुछ चल रहा है, पुतिन G20 की समिट पे भी नहीं गए, है ना, जो अभी हमने देखा मिस्टर मोदी के साथ, मतलब बाकी कंट्रीज ने कितनी बॉनहोमी दिखाई, लेकिन पुतिन वाज नॉट देयर, क्योंकि पुतिन इज सो मच उनकी जो इमेज है वो हर कंट्री की आंखों में काफी कम हो गई है इस समय पे, एंड ऑल ऑफ दैट। तो इस तरह का कुछ भी नया होना, एक कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी इसकी प्रेजेंट सिनारियो में, तो वो हम देखेंगे। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन ट्यूसडे टाउटेड रशिया's आर्कटिक पावर एट अ फ्लैग रेजिंग सेरेमनी। तो देखिए अभी इन्होंने क्या किया है, मतलब वर्चुअली, मतलब आप कह सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से इन्होंने एक सेरेमनी को इनॉग्रेशन सेरेमनी आप कह सकते हैं, जिस तरह से डॉक लॉन्च कह सकते हैं 2 न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स की, जिसको बेसिकली अब देखिए ये कैसे ईयर राउंड नेविगेशन इंश्योर करेगा वेस्टर्न आर्कटिक में। अब देखिए आप सिर्फ जब खुद से पढ़ेंगे ना तो आप आधी चीजें गलत इंटरप्रेट कर लेंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे अगर लिखा है ये ईयर राउंड नेविगेशन कैसे अलाउ कर देगा, क्योंकि ये जितनी थिक आइस को ये ब्रेक कर पाता है वो अराउंड 3 मीटर्स तक की आइस को ये ब्रेक कर सकता है, विच इज ह्यूज। ओके, तो अगर हम यूजुअली देखें अभी तक क्या हुआ करता था, नवंबर तक बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन कर पाते थे, उसके बाद तो आइस इतनी ज्यादा हो जाती थी, इट बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब लेकिन ये पूरे साल अलाउ कैसे करेगा, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात जो रशिया के फेवर में जा रही है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस ऑलरेडी इतनी मेल्ट हो रही है आर्कटिक सी की, ठीक है, तो पहला तो ये इनके फेवर में चला गया। दूसरा, इन्होंने ये जो आइस ब्रेकर्स बना लिए हैं ये काफी अगर मोटी परत को भी अगर ब्रेक कर सकते हैं, सो इट्स गुड ओनली फॉर देम। ओके, तो यहाँ पे री इक्विप एंड रिप्लेनिश द डोमेस्टिक आइस ब्रेकर फ्लीट टू स्ट्रेंथन रशिया स्टेटस एज ए ग्रेट आर्कटिक पावर। अब देखिए इस टाइम पे आपको पता है एक और पॉलिटिक्स चल रही है, यहाँ पे नहीं लिखा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे एक सिंबलिज्म भेज रहा है, सिग्नल सिंबलिज्म का ज्यादा है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिकली यानी कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से ज्यादा सिंबल भेजा जा रहा है। सिग्नल क्या है इनका कि देखिए एक तो न्यूक्लियर पावर गेम चल रही है, ये कह रहे हैं रशिया अपने फ्रेंड्स को कॉल करके इंडिया और चाइना को कि एक डर्टी बॉम्ब है जो वेस्ट की सहायता से यूक्रेन बना रहा है, और उनका प्लान ये है कि हम पे वो बॉम्ब they would release that bomb on Russia। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ऑफ कोर्स इंडिया और चाइना ने इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया है। सीरियसली इंडिया चाइना ने इस बात को लिया है कि किसी भी तरह का न्यूक्लियर थ्रेट को यूज करना या न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना एक कॉन्फ्लिक्ट में, इट गोज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये इंडिया और चाइना के, देखिए हम बहुत बार देखते हैं कि इंडिया और चाइना के कई चीजों में स्टैंड एकदम आइडेंटिकल है, सिमिलर भी नहीं, बिल्कुल सेम। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर पावर के केस में, और हमने क्लाइमेट चेंज के केस में देखा कि कैसे हर कंट्री आज बोलने लग पड़ी है कि इंडिया और चाइना को भी पे करना चाहिए वेस्टर्न नेशंस के साथ साथ क्लाइमेट चेंज के लिए। तो हम दोनों का स्टैंड ये है, एक तो पहली बात हम करते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प खुद से वॉलंटरली, हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती, क्योंकि हम भी एक गरीबी देश थे, हम भी बहुत 1980s के दौरान हमने बढ़ना शुरू किया। सो नंबर 1 दैट, पर हम फिर भी खुद से काम कर रहे हैं, वी शो इवन मोर ग्रेटर लीडरशिप एज कंपेयर टू द वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के केस में भी और इस केस में भी हमारा सेम स्टैंड है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, लेट्स डाइग्रेस अ लिटिल, तो यहाँ पे बेसिकली हमने यही कहा, अब क्योंकि बार बार रशिया द्वारा थ्रेट यूज किया जा रहा है, न्यूक्लियर पावर्स, तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स 2 इतनी बड़ी लॉन्च करना जो अपने में एक ब्रेक थ्रू है, इसका भी एक सिंबलिज्म जाता है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट रशिया स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ओके, so I hope you get it. The Arctic is taking on greater strategic significance due to climate change as a shrinking ice cap opens up new sea lanes। अब देखिए क्या होगा इससे, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। अगर यहाँ पे अगेन ये सारी चीजें नहीं लिखी, लेकिन अब क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, और इनके पास आइस ब्रेकर्स भी हैं साथ साथ। तो देखिए ये वाला सी रूट है ना, ये सी रूट से अगर ये इसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं कमर्शियली रशिया, तो रशिया जो अपना तेल है या फिर अपनी गैस बेस्ड इकोनॉमी है उसको और बड़ी मार्केट दे सकता है। कैसे? क्योंकि इट विल अलाउ रशिया टू बेसिकली एक्सपोर्ट टू एक्चुअली
रीच इट्स पोटेंशियल, क्योंकि अगर यहाँ से बेसिकली इस रूट से अगर वो लेके जाता है, इस सी रूट से, तो एशियन पोर्ट्स जो है, एशियन मार्केट्स, हमारी जैसी मार्केट्स जो हैं, वो 15 दिन पहले यहाँ पे इनके टैंक्स पहुंच जाएंगे सारे, अगर वो स्यूज केनाल से लेके जाते हैं उसके कंपैरिजन में। तो स्यूज केनाल वाले रूट और इस रूट में 15 दिन का गैप आ जाता है डिस्टेंस टर्म्स में अगर हम बात करें। तो एक तो क्या होगा, ऑफ कोर्स आपके जितने भी आप कह सकते हैं कि आपको ऑर्डर्स मिले हैं, आप उनको टाइम पे पहुंचा पाएंगे, उससे भी पहले बहुत सारी सैंक्शंस को आप कट थ्रू कर देंगे इसके माध्यम से, ठीक है। सो वास्ट ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज लाई इन रशियाज आर्कटिक रीजन्स इंक्लूडिंग अ लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट ऑन द यमल पेनिनसुला। तो ये भी है, अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने आप आइस कम होती जाएगी, विच इज़ बैड ऑफ कोर्स हमारे लिए एज अ ग्लोबल कम्युनिटी। पर इनके लिए अगर हम सिर्फ कमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखें तो यमन पेनिनसुला में इनका काफ़ी सारा नेचुरल गैस का पोटेंशियल है जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर हम देखें कि यहाँ पे कौन सी 2 न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स को इन्होंने लॉन्च किया है बेसिकली, तो एक तो यकूशिया है। यकूशिया इज बेसिकली 173.3 मीटर विद अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप टू 33,540 tons, can smash through ice of up to 3 meters. Okay, तो बेसिकली ये इट विल एंटर इनटू सर्विस इन 2024। और साथ ही में यहाँ पे देखिए पहले भी ऐसी कुछ कुछ आइस ब्रेकर्स इनके पास एग्जिस्ट करते हैं। यूराल आइस ब्रेकर भी इन्होंने लॉन्च किया है। अगर हम यहाँ देखिए रोसिया विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप टू 71,000, दिस इज ह्यूज। ओके, तो वही चीज मैंने आपको, और ये 4 मीटर थिक की उसको कट कर सकती है, तो दिस इज एक्चुअली अ माइलस्टोन। अब हम देख लेते हैं एक और आर्टिकल। हाँ, यहाँ पे टर्की का एक आर्टिकल है, यहाँ पे भी हमें कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें समझनी है। अर्डगन सिग्नल्स ग्राउंड ऑपरेशन इनटू सीरिया सून, यूएस रशिया सीक रिस्ट्रेंट। तो आपको पता है कि देखिए टर्की इतनी स्पेशल कंट्री, इतनी यूनिक कंट्री क्यों है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे टर्की, यूएई, ये कुछ कुछ कंट्रीज हैं जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को मिमिक करने की कोशिश करती हैं, कर रही हैं पिछले कुछ टाइम से, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, फिर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा देखेंगे। अब प्रेसिडेंट रसेप तैयब अर्दगन जो है, उन्होंने बोला है ट्यूसडे को कि टर्की बहुत ही जल्दी एक ग्राउंड ऑपरेशन सीरिया में लॉन्च करेगा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड। टर्की में आपको पता है बहुत ही रिसेंटली उनकी एक बहुत रश वाली मार्केट में जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए कर्डिश जो लोग हैं, जो खुद का एक कर्डिस्तान चाहते हैं, कुछ एरिया वो चाहते हैं टर्की में से निकाल ले, कुछ निकालने वो ईरान में से, कुछ इराक में से, कुछ सीरिया में से, इसको निकाल के थोड़े थोड़े पार्ट्स हर में से वो बना दें कर्डिस्तान। कर्डिश लोग ये चाहते हैं। अगर आप देखेंगे ईरान में जो महसा अमीनी है, जो 22 ईयर ओल्ड वुमेन हु एक्चुअली डाइड वेरी रिसेंटली, तो इन ईरान जिनके लिए प्रोटेस्ट हो रही हैं वो भी एक कर्डिश वुमेन थी। तो बहुत लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी कंट्री है उनका एक, यानी कि जो हमारी रजीम है, सरकार है, उनका एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है किनके प्रति, कर्डिश लोगों के प्रति। तो कर्डिश लोग हैं ऑफ कोर्स सेपरेटिस्ट लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब सेपरेटिस्ट, ऑफ कोर्स शी इज एन ऑर्डिनरी वुमन। ओके, तो जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे भारत की, जैसे जम्मू कश्मीर में जितने सेपरेटिस्ट हैं उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही सरकार, तो वैसे इनके लिए एक कह सकते हैं सेपरेटिस्ट फोर्स है ये। और ऑफ कोर्स ये अगर कोई टेरर अटैक्स करवा रहा है तो वो गलत ही है। देखिए इससे पहले कोई भी टेरर अटैक होता था तो कर्डिश मिलिटेंट्स जो हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, पर उनका ये कहना है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो उन्होंने नहीं करवाया। लेकिन जो उनके प्रेसिडेंट हैं टर्की के, उन्होंने एयर स्ट्राइक की एक सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, जो भी जितने भी कर्ड्स जो हैं जो सीरिया में बसे हुए थे, जिनके बेसिस थे, क्योंकि इनका ये कहना है हम उनके सोर्स ऑफ टेररिज्म को स्ट्राइक करना चाहते हैं जिनके बेसिस बसे हुए हैं सीरिया में। तो इन्होंने एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट की ऑपरेशन क्लॉज स्वॉर्ड के माध्यम से संडे को। अब इन्होंने कहा है देखिए, तो पहले ही आप ये, दिस इज ओनली ट्रेलर, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो हम ग्राउंड पे जाके उनको खत्म करेंगे, हमें इसको पूरी तरह से खत्म करना है, जिस तरह का टेररिज्म इन्होंने इतने सालों से स्प्रेड किया है हमारी कंट्री में, क्योंकि उसमें कई लोगों की जान भी गई है उस बॉम्ब ब्लास्ट में, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है, ओके, एंड अनाउंसिंग दैट इट्स मिलिट्री वाज वंस अगेन ऑन द टॉप ऑफ द टेररिस्ट।
ओके, यूएस और अब देखिए यूएस ने क्या कहा है, रशिया ने क्या कहा है, और यूएस और रशिया का क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, टर्की यूएस और रशिया का क्या कॉम्प्लेक्स एक ट्रायड बनता है, वो हम देखेंगे। यूएस ऑन लेट मंडे अर्ज डी, अब यूएसए ने बोला कि डीएस्केलेट करो, मतलब जरूरी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट को इतना बड़ा बढ़ाना। अब रशिया ने बोला है कि देखिए हम भी चाहते हैं कि टर्की थोड़ा सा रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करे एंड इट शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स इन सीरिया, क्योंकि सीरिया तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है बिल्कुल, हर कंट्री की ग्रेट पावर राइवलरी की वजह से सब सीरिया में ऑलरेडी सिविल वॉर चल रहा है, सीरिया में हर किसी का टेरर बेस भी है, तो सीरिया तो इज लाइक ऑलरेडी अ गॉन कंट्री एंड इट इज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग। ओके, तो इन्होंने बोला है वी अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट टर्कीज कंसर्न्स, ये मैं रशिया की स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, कि हम समझते हैं कि आपके कंसर्न हैं, ये टेरर अटैक हुआ है, आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, पर हम तब भी कहेंगे कि आप प्लीज जितना कम हो सके उतना इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाइए, क्योंकि यू नो इट्स गुड दैट यू डिस्टेबलाइज द एंटायर कॉन्फ्लिक्ट। ओके, मिस्टर अर्डगन से अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या मतलब है। अर्डगन ने ये बोला, देखिए हमारी सरकार को ना बहुत अच्छे से पता है कि कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन आर्म्स देता है, कौन एनकरेज करता है कर्डिश टेररिस्ट को। ठीक है, अब आप समझेंगे कि ये कौन है इस जगह, ये वॉशिंगटन को रेफर कर रहे हैं, यानी कि यूएसए को रेफर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता सकती हूँ, जो आप आज जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी देख रहे हैं ना, जो आए दिन हमारे जवानों को शहीद होना पड़ता है, या फिर जिस भी तरह का वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी सेटअप है, या जो भी आज वहाँ पे सिनेरियो है जो नहीं होना चाहिए था, उस सब का जिम्मेदार यूएसए है। और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो आज बच गए हैं वो हमारे इंग्लिश फ्रेंड्स जो हैं, यानी कि यूके, वो उनकी छोड़ी हुई लेगेसी है। तो ये सो कॉल्ड वेस्टर्न नेशंस जो आज हमें बार बार क्वेश्चन करते हैं कि आप ये क्यों नहीं करते, भारत हमारा यहाँ क्यों नहीं साथ दे रहा यूक्रेन का, रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो आपके हाथों में यूक्रेन लोगों का खून लगा है एंड ऑल दैट, तो उनको ये बात नहीं पता कि उनकी वजह से पूरा वर्ल्ड कितना टर्मोइल में रहा है, और उनकी छोड़ी हुई कितनी लेगेसीज जो आज भी कितने लोगों की जान लेती है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बता दूं कि यूएसए की वजह से ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, ये कर्डिश लोगों को यूएसए ने हायर किया था, सीरियन कर्डिश फोर्सेस को ही, जब इस्लामिक स्टेट ग्रुप, जब आपको 9/11 टेरर अटैक याद होगा हुआ था, तो इन्होंने जितने भी आईएस जो थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ाई तो उनके खिलाफ थी, उसामा बिन लादेन वगैरह इन सब के खिलाफ है ना, तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए बेसिकली इन्होंने कर्डिश लोगों का सहारा लिया था। ठीक है, और मतलब अपने हिसाब से तो जीत भी हासिल करने की कोशिश की थी। अगर मैं इंडिया के केस में यूएसए की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, वैसे तो आप पढ़ते हैं ये सिक्योरिटी में, इंटरनल सिक्योरिटी के स्टैटिक पोर्शन है ये आई थिंक, तो उसमें क्या था कि ये जो अफगानिस्तान में जब मॉस्को आ गया, यानी कि अफगानिस्तान में जब रशिया आ गया था, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, इन्वेड कर लिया। अब यूएसए चाहता नहीं था कि वहाँ पे अफगानिस्तान में उनका रोल आए मॉस्को का, तो फिर यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाए। पाकिस्तानियों ने कहा देखिए हमारे यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो इनको कुछ काम ही दे दो आप, तो यूएसए कहता है यस यस आई विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू योर बॉयज, बिकॉज मुझे उनकी ज़रूरत है, उनको मिलिटेंट बनाओ, उनको मुजाहिदीन बनाओ, उनको ट्रेन करो, और उनको हम इनके खिलाफ यूज़ करेंगे, रशिया के खिलाफ। और वही हुआ, रशिया के खिलाफ यूज़ किया गया, रशिया के लोगों को हरा भी दिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि ये जो मुजाहिदीन थे उनकी जीत हुई थी एक सुपर पावर के खिलाफ। रशिया वाज अ सुपर पावर, यूएसएसआर वाज अ सुपर पावर बैक देन, ये कोल्ड वॉर टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो उन्होंने हरा दिया, रशिया को जाना पड़ गया, यूएसएसआर को जाना पड़ गया वहां से। अब ये जो मिलिटेंट्स हैं, अब इनमें तो इतनी ऊर्जा भरी हुई है, अब ये क्या करें, ये तो फिर अनएम्प्लॉयड हो गए, है ना, तो कुछ तो कर रहे हैं। तो यूएसए कहता अब तो आपका काम खत्म, टाटा बाय बाय, वी आर ऑल्सो गोइंग फ्रॉम हियर। तो वो चले गए। तो अब पाकिस्तान भी परेशान होगा कि क्या करें इनका, तो ये तो मतलब ये तो कहते हैं कि हम लड़ाई हमारा मकसद है हमारी जिंदगी का। तो इनको क्या किया, इन्होंने इनको काम देना शुरू किया, इन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर खेलनी शुरू कर दी इंडिया के साथ, कि चलो इंडिया से तो लड़ाई है, आज तक हम इनसे फुल फ्लेजेड वॉर तो जीत नहीं पाए, अब जम्मू कश्मीर में आपको इन्फिल्ट्रेट करवा करवा के यही करना है, वहां के लोकल से जाके उनको भड़काना है और वहां पे अटैक्स करने हैं। तो ये सब कुछ यूएसए की लेगेसी है, उन्होंने बाकायदा ट्रेन किए हुए हैं सारे मिलिटेंट्स। ठीक है, सो जस्ट दैट, तो यहाँ पे भी रेफरेंस आई थिंक आपको समझ आ गई। ही सेड टर्की वाज पेशेंट इनफ, इन्होंने बोला टर्की आज तक बहुत सह लिया टर्की ने, और बस अब बहुत हो चुका है, बट बिकॉज इट वाज लॉयल टू डिप्लोमेसी, बस ये चीज़ इन्होंने बोली है कि देखिए
अब आपको समझ आएगा कि कैसे रशिया को थोड़ा सा चूज करने लगा है टर्की। अब इसका भी अगर हम देखें, हमने रिसेंटली देखा था कि कैसे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई थी समरकंड यानी कि उज्बेकिस्तान में, तो वहां पे भी रशिया टर्की जो एक नेटो मेंबर है यानी कि वॉशिंगटन लेड ग्रुप का मेंबर है, वो रशिया और चाइना वाले ग्रुप में जाके कहता है कि मुझे एक फुल फ्लेजेड आपका मेंबरशिप चाहिए यहाँ का एससीओ का। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे इंडिया हर जगह से अपना नेशनल इंटरेस्ट निकालना चाहता है, वैसे टर्की भी चाहता है। ओके, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, और भी बहुत कुछ है वैसे, पर हमें बहुत सारी चीजें और डिस्कस करनी है, ऐसे तो बहुत सारा टाइम नहीं चला जाएगा। ऑलराइट, now this is very very important, this is about PSLV और कैसे हमारे को एक कमर्शियल स्टैंड देना पड़ेगा अपनी स्पेस इकोनॉमी को। आफ्टर ड्राई फेस इसरो बैक विद बैंक आईज कमर्शियल मार्केट टू। तो देखिए, जैसे कि हमने कल वाले एडिटोरियल में जो डॉक्टर सी राजा मोहन द्वारा जी लिखा हुआ था, उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमें 2% से 8% अपना शेयर लेके जाना है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में, तो ये प्राइवेट सेक्टर के बिना तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के बिना नहीं हो सकता। साथ साथ में अगर हम ये सोचे कि सिर्फ हम स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए चंद्रयान कर लें, गगनयान कर लें, तो उसी से हमारा इंपॉर्टेंस बनी रहेगी, नहीं, आपको पैसा भी तो कमाना ही है इससे। आप क्या करो, आप अपना लॉन्च व्हीकल तो आपके हैं, दे आर ग्रेट इनफ, सो व्हाट यू डू इज कि जो बाकी कंट्रीज हैं जिनके पास शायद इतने अच्छे लॉन्च व्हीकल्स नहीं हैं, या फिर उनके लॉन्च व्हीकल्स ऑक्यूपाइड हैं उनके किसी प्रोजेक्ट में, तो आप उनको ऑफर करो अपने लॉन्च व्हीकल, उनकी सैटेलाइट्स प्लेस करवाओ जिस भी ऑर्बिट में वो प्लेस करवाना, और उनसे पैसे लो, ट्रेड डील होगी ये, और आपको पैसे मिल जाएंगे, खत्म बात। ठीक है, तो यही हमें बेसिकली करना है। ओके, तो इसरो ने बेसिकली क्या किया है, अपना 5th लॉन्च करने वाले हैं वो इस साल का। अब देखिए, आपको याद होगा हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हमें अपना लॉन्च रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एवरेज लॉन्च रेट है वो 5 ही है, 5 पर ईयर, विच इज़ वेरी लो। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए का 140 अराउंड उनका लॉन्च रेट है। पता है क्यों हो सका है उनका ऐसा? इसलिए क्योंकि वो बहुत सारी स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। ओके, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी हमारे पास अगर हम सक्सेसफुली से बना लेंगे, जो थोड़ा सा हम चूक गए उसमें, हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे किया तो था कोशिश, पर हम थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, अपने टारगेट को हिट करने में रह गए थे। तो कोई बात नहीं, आप कर लेंगे। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमें बनाएं, और जितनी स्मॉल सैटेलाइट्स हम भेज सके उतना अच्छा है, इससे हमारा लॉन्च रेट बढ़ेगा। और अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट में हमारी प्रेस्टीज बढ़ेगी। ठीक है, अब क्या हुआ है कि पिछले 2 सालों में जब जब पैंडेमिक था, तो हमने सिर्फ 2 ही लॉन्च मिशन मतलब हर साल में किए। तो सैटरडे को जो लॉन्च होने वाला है वो इंडिया का वर्क हॉर्स जो है PSLV, उसके द्वारा किया जाएगा। देखिए, लॉन्च व्हीकल क्या होता है? रॉकेट होता है, सिंपल, कुछ भी नहीं होता लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। दे विल कैरी इसरोज ओन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अच्छा, तो इसको इस लॉन्च में बेसिकली अर्थ EOS जिसे हम कहते हैं, उसे ही भेजा जाएगा। और ये सैटेलाइट किस लिए भेजी जा रही है? फॉर ओशन मॉनिटरिंग। ओके, अलोंग विद, अब साथ में इसके 8 और भी को पैसेंजर्स होंगे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, कुछ कुछ फॉरेन को पैसेंजर्स है इसमें। तो मेन पेलोड यानी कि हमारी जो खुद की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS-6, ये इसको पहले ओशन सैट 3 भी बोला जा रहा था। ये एक ओशन कलर मॉनिटर करेगा, इसमें सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर होगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, लो प्रेशर सिस्टम तो नहीं बन रहा। लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि शायद टाइफून आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब। ओके, स्कैट्रोमीटर भी होगा इसमें, टू स्टडी विंड डायरेक्शंस ओवर द सी, एंड अ फ्रेंच पेलोड, एक साथ में फ्रेंच पेलोड भी होगा, अर्गस। अर्गस वुड एक्चुअली मॉनिटर द ओशन एंड मरीन बायोलॉजी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी उसकी, फ्लोरा और फौना बोथ। अगर हम पैसेंजर सैटेलाइट्स, मतलब इसके साथ में और कौन कौन सी सैटेलाइट्स हम भेज रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल डील है ना साथ में, तो इसमें एक नैनो सैटेलाइट होगी INS-2B, विच इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड भूटान। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, 2B यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, INS-2B किस लिए भूटान और हम लॉन्च कर रहे हैं? फॉर इमेजिंग एंड रेडियो सिस्टम्स इन 7 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट्स, और साथ में 7 और टेक्नोलॉजी। अब देखिए, अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो आप स्पेस कॉपरेशन भी हमेशा लिख सकते हैं कि भूटान, बाकी कंट्री, श्रीलंका, इन लोगों के साथ हम बहुत सारी कॉपरेशन स्पेस में भी करते हैं। तो जैसे कि ये तो एग्जाम्पल आपने देख ही लिया। ठीक है, इंक्लूडिंग 3 from 2 Indian startups, the mission will carry out Astrocast
सैटेलाइट बाय स्पेस फ्लाइट यूएसए, तो यूएसए के इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड भी हम देखेंगे कि इस तरह की सैटेलाइट्स भी होंगी। ये 56th फ्लाइट होगी पीएसएलवी की और इस साल की तीसरी। ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल, अब मुझे आपको बताना है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट। तो लॉन्च व्हीकल विल फ्लाई इन इट्स एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन दैट यूजेस 4 बूस्टर्स अलोंग विद द फर्स्ट स्टेज टू कैरी हेवियर पेलोड। अब देखिए थोड़ा सा पीएसएलवी के बारे में आपको ये पता है कि एक इंडिजिनसली डेवलप्ड लॉन्च सिस्टम है जो इसरो ने बनाया। ऑफ कोर्स अभी तक तो स्टेट मोनोपोली ही थी सब कुछ डिजाइन वगैरह में, तो इसीलिए। तो अगर हम बात करें कि देखिए ये मल्टी ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल है, इन द सेंस ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में नहीं प्लेस कर सकता, इसमें काफ़ी कैपेसिटी है कि ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भी लेके जा सकता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट जिसे हम लियो कहते हैं, या पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, हर तरह की ये जो 3 ऑर्बिट्स हैं इसमें प्लेस कर सकता है। और इसके सारे ऑपरेशंस कंट्रोल किए जाते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा जो ईस्ट कोस्ट में हमारे। ये देखिए आपको लगेगा तो बेफजूल की एक स्टेटमेंट है, आप पेपर उठा के देखिए प्रीलिम्स का, आपको जो स्टेटमेंट कभी आप सोच भी नहीं सकते थे। दिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। सो इजंट इट वेरी स्पेसिफिक? दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड समटाइम्स। ओके, तो अगर हम पीएसएलवी की बात करें, तो अगर हम एक नॉर्मल पीएसएलवी की बात करें तो आपको पता है ये एक 4 स्टेज सिस्टम होता है जिसमें यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ से सॉलिड एंड लिक्विड ऐसे है ना। फर्स्ट स्टेज क्या है, बिल्कुल बॉटम में सॉलिड फ्यूल, ठीक है, साथ में उसके 6 स्ट्रैप ऑन सॉलिड बूस्टर्स लगे होते हैं, है ना। जो बूस्टर्स क्या होता है, बेसिकली बूस्टर्स एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है लॉन्च व्हीकल यानी कि रॉकेट को। देखिए उनको क्या करना है, उनको हमारा ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करना है, तभी तो ऊपर की तरफ जा पाएंगे, नहीं तो उनको ग्रेविटी रोकती रहेगी, अपनी तरफ खींचती रहेगी हमारे अर्थ की, है ना। तो वो एटमॉस्फेयर को भी छोड़ना, ग्रेविटी पुल को भी ओवरकम करना, तो उसके लिए बहुत थ्रस्ट चाहिए होता है। तो जब सॉलिड बूस्टर साथ में भी लगे होंगे तो वो एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये ओके, तो फर्स्ट स्टेज तो हमने देख ली, सेकंड स्टेज इज लिक्विड एंड देन थर्ड स्टेज इज अगेन सॉलिड एंड फोर्थ स्टेज इज लिक्विड, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं अब 2 चीज में डिफरेंस, एक तो यहाँ पे हमने एक्सेल देखा, एक होता है कोर अलोन वर्जन ऑफ पीएसएलवी। ओके, तो कोर अलोन वर्जन की अगर हम बात करें, इसमें ये जो हम 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर आसपास लगे हुए हैं ना साइड पे, इसको यूज नहीं कर सकते, इसमें लॉन्च इनके बिना होता है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, इतना एक्स्ट्रा थ्रस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। और जो अपर स्टेज में यानी कि जो लिक्विड वाले स्टेज में प्रोपेलेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। पता है क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बेसिकली आपको स्मॉल पेलोड्स, छोटी छोटी सैटेलाइट्स को जब भेजना होता है तब आप कोर अलोन वर्जन यूज करते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेल वर्जन जो हम यहाँ पे हेवियर पेलोड के लिए यूज करेंगे, एक्सेल वर्जन हमेशा बड़ी पेलोड कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है। तो ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोपेलेंट लगेगा अपर स्टेज में, और साथ ही में जो स्ट्रैप ऑन सॉलिड बूस्टर्स हैं वो भी लगेंगे, ठीक है। इट्स वेरी बेसिक, आई होप यू अंडरस्टूड इट। ओके, तो दिस ईयर देयर हैव बीन 2 अदर पीएसएलवी लॉन्चेस। एक हमने देखा है EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3, साथ ही में एंड अ कमर्शियल मिशन कैरिंग ऑन अ सैटेलाइट फ्रॉम सिंगापुर। ये भी कमर्शियल मिशन था, हमने पैसे लिए इसको लॉन्च करने के लिए। इसके साथ में हमने ऑफ कोर्स देखिए ये साल तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है हमारे स्पेस सेक्टर के लिए, इसीलिए स्पेस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ओके, तो हमने GSLV Mark 3 देखी, तो अब तो इसे LVM-3 कहा जाता है। ये भी हमने देखा, OneWeb सैटेलाइट्स जो है यूके वगैरह की, उनकी कॉन्स्टिलेशन हमने लॉन्च की। देखिए अब ऐसा पता है क्यों हो रहा है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। ये पॉइंट बहुत अच्छा है और आपको ये जियो पोलिटिकल एंगल लिखना चाहिए। आपको पता है ये GSLV का हमने जो पहला कमर्शियल एंट्री करवाई, अभी तक तो PSLV को कमर्शियल लॉन्चेस के लिए यूज करते थे, अभी भी हम यही कर रहे हैं सैटरडे को, है ना। तो जो GSLV का पहली बारी अगर हमने अब इतना बड़ा जो हमने जिसमें क्रायो इंजन भी है एंड ऑल ऑफ दैट, उसका लॉन्च करवाया कि हम उसको कमर्शियल डील के लिए भी यूज करेंगे। तो OneWeb सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन हमने बनानी थी, ठीक है, जिसमें हम 36 इफ आई एम नॉट रॉन्ग सैटेलाइट्स भेजी। तो देखिए वैसे इनिशियली अगर हम बात करें, इसे रशिया ने लॉन्च करना था, तो ये तो बाय चांस रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो गया और ये यूक्रेन वॉर हो रही है, उसकी वजह से वो उनके साथ तो डील कर नहीं सकते, यूके बेस्ड है, तो इसीलिए उन्होंने हमें ये दे दिया, ठीक है। यस 36 इट इज रिटन हियर। तो लेकिन बात यह है, तो वॉइड हमने कैप्चर कर लिया आके, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होगा ना।
मतलब हमें खुद की भी तो एक जगह बनानी है स्पेस सेक्टर में, तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा. सो फार इसरो हैड बीन लॉन्चिंग ओनली माइक्रो एंड नैनो सैटेलाइट्स कमर्शियली एज को पैसेंजर्स, या फिर अपनी हम छोटी छोटी सैटेलाइट्स, अपनी ही सैटेलाइट के एक दो साथ में ले जाते हैं कि चलो हम अपना एक लॉन्च कर रहे हैं, आप भी दे सकते हो साथ में. लेकिन बात ये है, अब इसको थोड़ा अपर लेवल पे लेके जाना पड़ेगा. प्रॉपर जो हैवी कमर्शियल सैटेलाइट्स होती हैं, यू विल हैव टू लुक अपॉन देम एज वेल. ओके अब देखिए कुछ यहाँ पे भी, अब आप प्रीलिम्स में बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी देखते हैं जो आपको लगता है ये तो इकोनॉमिक सर्वे में थी ही नहीं, या फिर ये तो बजट में था ही नहीं, तो फिर ये पूछते कहाँ से है कि श्रीलंका के साथ हमारा ट्रेड कैसा है, बांग्लादेश के साथ ट्रेड कैसा है, या फिर कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा वेज है, ये तो बताते ही नहीं वहाँ पे. तो कहीं तो होता है ना, तो वो न्यूज़पेपर्स में होता है. ओके और वो इंडियन एक्सप्रेस के, स्पेसिफिकली इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि ये रिपोर्ट्स निकालते हैं, खुद रिसर्च करते हैं. इंडियन एक्सप्रेस इज एक्चुअली मास्टर एट इस तरह की रिपोर्ट्स, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. बेसिक यहाँ पे हम सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें देखेंगे. जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स गुजरात में है और मध्य प्रदेश में है, उनको लोएस्ट डेली वेज मिलती है. मैं फार्मर्स की बात कर रही हूँ, एग्रीकल्चरल वर्कर्स की बात कर रही हूँ. ये आरबीआई का डेटा कहता है. अगर हम डेटा के मुताबिक जाएं तो जो मेल एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं एमपी में, एमपी के रूरल एरियाज में, उनको डेली वेज मिलती है सिर्फ और सिर्फ ₹217.8. और अगर हम गुजरात की बात करें तो लोएस्ट तो एमपी हो गया, गुजरात भी इसका क्लोजेस्ट नेबर ही है. ठीक है, तो इनको ₹220.3. ठीक है, तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंटली, अब ये नेशनल एवरेज है, दोनों ही बहुत कम है, क्योंकि नेशनल एवरेज है 323.2 और आप कंपेयर कीजिए 217, 100 से भी कम. ठीक है, तो अगर एक रूरल फार्म वर्कर है जिसको 25 दिन का काम मिलता है एक महीने में गुजरात में, तो उसकी मंथली अर्निंग सिर्फ और सिर्फ 5500 रुपीज होगी एक महीने की, विच इज नथिंग. इट इज नॉट इवन सफिशिएंट टू मीट योर ओन एक्सपेंसेस. ओके, जिसमें 4-5 लोग हैं आपके घर में. लेकिन अगर हम बात करें एक रूरल फार्म वर्कर की जो केरला में काम कर रहा है, देखिए केरला में ना क्या है कि केरला में, इफ माई केरला फ्रेंड्स आर लिसनिंग टू मी, आई नो दिस के because I happen to have a lot of friends from Kerala also. So there इतना ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है रूरल और अर्बन एरियाज में. दे आर ऑल्सो वेल एजुकेटेड, सो आर द अर्बन फ्रेंड्स, है ना. और वहाँ पे भी उतना ही वेज सिनारियो है जॉब नॉर्मल नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जितना अर्बन सेक्टर में है. तो वहाँ पे आप कह सकते हैं एक वो जो डिस्टिंक्शन या अर्बन डिवाइड जो होता है वो इतना नहीं है एक्चुअल में. इट्स गुड. ओके, तो यहाँ पे अगर हम केरला की बात करें, वहाँ पे हाईएस्ट जो जिसमें सबसे ज़्यादा वेज मिलती है बेसिकली एग्रीकल्चरल फार्म लेबरर्स को, तो अगर वहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इसको, तो अराउंड 18,000 आप आसानी से 25 दिनों के लिए कमा सकते हैं एक महीने में, अगर आप 25 दिन काम करें, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट सफिशिएंट. ओके, इन दिस केस अगर हम बात करें नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स की, तो नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स में भी लोएस्ट वेज एमपी को ही मिल रही है, जहाँ पे ₹230. ठीक है, 230.3. अगर हम गुजरात की बात करें तो 252.5 है. ठीक है, और त्रिपुरा की तो ₹250 ही है सिर्फ. तो अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें तो 326.6 है, विच इज ऑफकोर्स ये तीनों केसेस बहुत कम है. तो केरला की यहाँ पे फिर केरला की सबसे अच्छी वेज है नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए भी 681.8. दिस इज एक्चुअली गुड. तो केरला को थोड़ा सा एम्यूलेट यहाँ किया जा सकता है. जिस तरह का अगर हम नॉर्थ में आते हैं तो जो बीमारू स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, या फिर स्टेट के अंदर भी जो रूरल अर्बन डिवाइड है जिसकी वजह से इतना माइग्रेशन होता है, आप करिए, आप डेवलप करिए हर रीजन को प्रॉपरली. ऑफ कोर्स अब ये भी एक ब्रिटिश लेगेसी है, ब्रिटिशर्स ने कई रीजन्स को अपने हिसाब से, जहाँ उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ज़रूरी था, उनको डेवलप कर दिया, बाकियों को नहीं किया क्योंकि उनको सूट नहीं करता था, और वही आज तक फॉलो कर रहे हैं हम एज एशियाटिक. अब देखिए यहाँ पे मुझे बस आपको एक एग्जाम्पल बताना है क्योंकि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पिछले 2-3 सालों से सब एक्सपेक्ट करते हैं आएगा आएगा आएगा, लेकिन नहीं आया अभी तक, तो कभी तो आ ही जाएगा. ठीक है, तो उसमें आप ज़रूर एक एग्जाम्पल लिखिए कि कैसे आप बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें काम करते हैं. तो यहाँ पे एक बेसिकली ऐप है कर्नाटका में जो यूज़ की जाती है, ई परिहार. ई परिहार ऐप क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल, यू कैन ऑफ कोर्स नोट इट डाउन. इस ऐप में क्या होता है कि अगर एलिफेंट्स है, ठीक है, तो एलिफेंट्स की वजह से अगर कोई मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या फिर एलिफेंट्स की वजह से आपकी क्रॉप्स खराब कर देते हैं वो आके, क्योंकि दे सर्च फॉर महुआ फ्लावर्स, है ना, या फिर ग्रेन्स, क्योंकि उनको खाना होता है. तो आपने कल्टीवेशन किया, उसको बर्बाद कर दिया. तो अगर आपको कॉम्पनसेशन चाहिए या किसी और तरह का ऐसा डैमेज होता है तो आपको कॉम्पनसेशन चाहिए, तो आप क्लेम करेंगे. तो ये बेसिकली एक ऐप है.
जो यूज़ करते हैं ये, और फिर आप कॉम्पनसेशन की क्लेम डालेंगे तो फिर आपको मिल जाती है वो, जो भी डिपार्टमेंट देखते वगैरह है, और हो जाता है। तो वैसे ही बेसिकली आप मध्य प्रदेश में भी ये सोच रहे हैं कि इस तरह की ऐप लेके आएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे डील किया जाता है, जो स्पेसिफिकली अगर हम एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल फेंसिंग करना, या फिर अगर हम देखें सोलर पावर्ड फेंसिंग, साथ ही में क्रॉप रेट्स को रिड्यूस करना। अगर देखिए सबसे बढ़िया तो बी फार्मिंग होती है। बी फार्मिंग से क्या होता है, क्योंकि अब जब मधुमक्खियों का झुंड दिखेगा तो कोई एलिफेंट उसकी तरफ नहीं जाता, ठीक है। तो जो आप नहीं जानते होंगे, बी फार्मिंग स्पेसिफिकली जो ट्रेन ट्रैक्स के आसपास, रेलवे ट्रैक्स के आसपास एलिफेंट्स अगर रहते होते हैं तो वो बी हाइव्स बड़े बड़े लगाए होते हैं उन्होंने दीवारों के ऊपर, ताकि बेसिकली वो उस तरफ आए ना, और मतलब ट्रेन के ट्रैक के बीच में है ऐसा ना हो कोई कैजुअलिटी ना, विच इज़ ऑफकोर्स समथिंग जो सबको करनी चाहिए। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। ऑलराइट, देयर इज नथिंग मच हियर। अब हमें द हिंदू के सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। ओके तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यूरोप टू बी हिट हार्डेस्ट इन ग्लोबल स्लोडाउन सेज OECD। तो OECD की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन तो नहीं आएगा, रिसेशन नहीं आएगा पर स्लो डाउन तो पक्का आएगा, इन्होंने ये कहा है। और क्योंकि वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं सिंस 1970s, इसकी वजह से ही एक शार्प स्लो डाउन होगा और यूरोप सबसे ज़्यादा बुरी तरह हिट होगा। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिख जाता है रशिया कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी में सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि एक उनके जो मेजर है, एक उनका वेपन है वो विंटर है। अब विंटर वेपन जो है वो कितना काम करता है कितना नहीं करता वो तो हम देखेंगे, बिकॉज विंटर्स हैव ऑलरेडी arrived, and there's a risk of getting frozen in winters for Europeans, और वो अब if they would come to their knees or not, कि वहाँ पे वो अब दोबारा इंपोर्ट करना शुरू करेंगे गैस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से, या जो भी होगा वो अभी हम देखेंगे। पर ऑफ कोर्स स्लो डाउन हमें देखने के लिए मिलेगा सबसे ज़्यादा यूरोप में ही, ठीक है। एडिंग दैट फाइटिंग इन्फ्लेशन शुड बी पॉलिसी मेकर्स टॉप प्राइम। महंगाई सबसे बड़ी देखिए 10%, 11.5%, इस तरह का 11.1% इन्फ्लेशन जो है उन्होंने कभी नहीं देखी ये एडवांस इकोनॉमीज में। आप जस्ट 3 साल पहले का उठा के देखिए डेटा, आपको पता चल जाएगा 2%, 2%, 1.5%, 2.1%, इस तरह की उनकी इन्फ्लेशन रही है इन एडवांस्ड इकोनॉमीज की। क्योंकि इन्फ्लेशन तब होती है जब इंसेंटिव देना होता है आपने, वहाँ पे वो डेवलप कर चुके हैं, उनका पोटेंशियल ऑलमोस्ट तो रीच भी हो चुका है, उससे ज़्यादा आप डेवलप ही नहीं कर सकते। अब हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि हम इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे इन्फ्लेशन ही इतना बड़ा शॉक है उनके लिए। इतनी सरकारें जो चेंज हो रही हैं यूके में वो इस वजह से हो रही है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है वहाँ पे, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें। और अगर हम यूरोप में से बात करें सबसे ज़्यादा बुरा भी इम्पैक्ट जो यूके के ऊपर ही होगा। अब देखिए यूके का रोल तो हम देख ही चुके हैं यूक्रेन वॉर में क्या है। रशिया काफ़ी यूके को स्पेसिफिकली टारगेट क्यों कर रहा है, क्योंकि यूके ही ड्रोन्स सप्लाई कर रहा है किसको, यूक्रेन को। और अभी हमने ऋषि सोनक जब यूक्रेन गए और उन्होंने पैकेज दिया उनको और एयर स्ट्राइक्स वगैरह के लिए, ये भी देखा। साथ ही में जो ब्लैक सी की फ्लीट थी रशिया की, उसको जिसने डिस्ट्रॉय किया वो यूके ने किया। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का जो सैबोटेज हमने देखा जिसमें से मिथेन रिलीज हुई है, रशिया की सर्विलेंस एजेंसीज ये कहती हैं कि वो यूके ने करवाया। तो यूके ही सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हिट होगा, ये अपने लोगों पे काम करने के बजाय इतनी सारी चीज़ों में और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे आर नॉट आस्किंग रशिया एंड यूक्रेन टू लाइक de-escalate, बट दे sort of कि हम तब तक खड़े हैं आपके साथ जब तक आप जीत नहीं जाते। सी आई एम नॉट प्रो रशिया और आई एम नॉट प्रो यूक्रेन, आई एम जस्ट टॉकिंग सेंस के देयर हैज़ टू बी अ डायलॉग। ओके इतनी कंडीशन साथ में अटैच मत करो डायलॉग के कि डायलॉग पॉसिबल ही ना हो, पूरी कंट्री और पूरा वर्ल्ड सफ़र करे। इट फॉरकास्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ वुड स्लो। अब देखिए जो अभी 3.1% इस साल की जो ग्रोथ है वर्ल्ड इकोनॉमी की, वो अब हमारी एस्टिमेशन से तो हमारे अजम्पशन से तो काफ़ी ज़्यादा थी, पर अब अगले साल सिर्फ 2.2% ही हम ग्रोथ देखेंगे। फिर 2024 में हम 2.7 देख लेंगे, विच इज़ ऑफकोर्स समथिंग जो हम सेलिब्रेट करेंगे। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, देयर इज़ नथिंग मच हियर। Okay. Now this is about US-China defense chiefs meet in Cambodia, discuss Taiwan competition spirit। तो क्या हुआ है देखिए, यूएस की जो डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन, और साथ ही में उनके जो चाइनीज काउंटर पार्ट है वी फैंगे, वो मिले हैं कंबोडिया में क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर्स की वहाँ पे मीट हुई है, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली देखिए क्या है कि बोला है अच्छी प्रोडक्टिव टॉक्स थी हम दोनों के बीच में, और लेकिन बात यह है कि हमारी कोर पोजिशंस तो वही हैं। वो कहते हैं कि ताइवान हमारा ही है, ताइवान हमारी रेड लाइन है, बात खत्म। हमने अभी चाइनीज कांग्रेस जब हुई तो हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन ही अपना अमेंड कर दिया और उस पर इतना स्ट्रॉन्ग दे दिया कि ताइवान इज
आवर्स, और हमारे डिस्पोजल में जो भी ऑप्शन है ताइवान को अपने साथ अमालगमेट करने में हम यूज़ कर सकते हैं, हम कतराएंगे नहीं। तो ये चीज़ इन्होंने बोली और बोथ साइड्स अग्री, और साथ में दोनों ने बोला कि ये जो कंपटीशन हम दोनों के बीच में है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना कन्वर्ट हो, ये हम दोनों ही इंश्योर करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए कि यूएस और चाइना का रिश्ता क्या है, इन्होंने बोला कि वो तो कंपटीशन का ही है, हमारे बीच में एक ही रिलेशनशिप है, दैट इज ऑफ कंपटीशन। ठीक है, हम साथ में इन्होंने बोला दैट वी विल रीओपन, मतलब दे हैव सॉट टू रीओपन, दोनों ने बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग्स हुआ करते थे जो बंद हो गए ट्रंप के बाद से, ट्रंप के समय से ही, या और भी जो तरीके हो सकते हैं, ways to actually manage our competition responsibly, हम उसको कोशिश करेंगे कि इम्प्लीमेंट करें। अब देखिए चाइना ने बोला है कि हम जो हमारा बायलेटरल मिलिट्री रिश्ता है, क्योंकि डिफेंस कॉन्फ्रेंस थी इसीलिए इन्होंने मिलिट्री रिलेशंस पे बात की है, हम उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, पर बात यह है कि यूएस को जो हमारा चाइना का कोर इंटरेस्ट है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, विच इज ताइवान। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बोली है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। और राइट नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस में, जिसपे हमने देखा था कि वंदे भारत जो हमारी ट्रेन थी उसने जस्ट अपने पहले हफ्ते में ही जब उसको लॉन्च किया गया, एक कैटल कोलिजन हमने देखा उनके साथ। तो बहुत सारा जब न्यू इंडिया के बारे में होता कि नया भारत किस तरह से होना चाहिए, तो एक इतनी बड़ी ट्रेन जिसको आप एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन बता रहे हैं, लेकिन आपने इसको बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि शायद कैटल कोलिजन हो सकता है, या फिर जो वहाँ की पंचायत है वो इतना फॉलो नहीं करती रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, लॉज को, कि वो अपने जो कैटल का हर्ड है उसको वहाँ पे ना जाने दें। तो ये कुछ तरह की चीज़ें, और देखिए ये तो कैटल के बारे में हो गया, और साथ ही में उनमें से किसी दो काउस की डेथ भी हुई, तो वो तो साथ में है ही। पर अब पिछले 2-3 साल से देखिए कोविड की वजह से, आपको जो इकोनॉमिक सर्वे में हर बार देखते हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट्स में काफ़ी परसेंटेज का कम हो गए हैं, विच इज़ गुड। पर ये कोविड की वजह से स्पेसिफिकली हुआ था डेटा, लेकिन अभी इसको अगर हमें सस्टेन करना है तो हमको अपनी प्रिपेयर्डनेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वैसे ही बेसिकली इन फर्स्ट द इंडियन रेलवेज विल असेस द प्रिपेयर्डनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एक्सीडेंट रिलीफ टीम्स, जो एक्सीडेंट रिलीफ रेस्क्यू टीम्स हैं, जो बेसिकली अगर असल में कोई इस तरह का मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन डीरेलमेंट हो जाती है, आप कैसे उसमें एक्ट करेंगे, मॉक ड्रिल्स होंगी इसमें। ठीक है, और ह्यूज कैजुअलिटीज़ हैं, हाउ वुड यू डील, जिस तरह का प्रेशर, जो भी कुछ होगा, इन्होंने बेसिकली इस तरह का मॉक सिनेरियो बनाया है एक्सीडेंट का, जिसमें एटलीस्ट देखिए जो 10 कंडेम्ड कोचेस थे, जो ऑलमोस्ट उसको मतलब अब हटाना ही था उसमें से, सर्विस में से डीकमीशन करना ही था बिल्कुल ख़राब, उसको डीरेल कर दिया गया है, एंड they've been positioned along with the railway tracks in Bengaluru. So relief teams drawn from different zones across the railway network will participate in the drill to rescue nearly 100 passengers and restore normal traffic. The exercise is being organized by the Indian Railway Institute of Disaster Management, Bengaluru. ठीक है, तो साथ ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट भी काम करेंगे इसके। तो दिस इज अ गुड स्टेप, आई थिंक इट्स बेटर लेट देन नेवर। काफ़ी समय बाद ऐसा हो रहा है, बट गुड। इंडिया इन द यूएई होल्ड्स टॉक्स ऑन फूड सिक्योरिटी कॉपरेशन। आपको याद होगा हमने कल देखा था कि जो उनके फॉरेन काउंटर पार्ट हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के, यानी कि यूएई फॉरेन मिनिस्टर, वो यहाँ पे आए हैं, तो किस तरह की बातें होंगी हम आज देखते हैं। I2U2 आप जानते हैं कि एक वेस्टर्न क्वाड इन्हें कहा जाता है, I2U2। ठीक है, एक तो क्वाड है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस है। अब एक वेस्टर्न क्वाड है जिसमें यूएस, साथ में यूएई, U2 का मतलब है यूएस और यूएई, I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्होंने बोला है कि हम फूड सिक्योरिटी कॉपरेशन को इंश्योर करेंगे। देखिए, अगर आपको लास्ट ईयर जब इस बेसिकली I2U2 के बारे में बातें शुरू हुई थी, तो काफ़ी प्रोटेस्ट यहाँ पे देखे गए थे कुछ फार्म ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, जब मिस्टर मोदी ने इस तरह का प्रॉमिस किया था अपनी कॉन्फ्रेंस में, डिजिटल कॉन्फ्रेंस में, कि हम बेसिकली यहाँ पे फूड पार्क्स अलाउ करेंगे, फूड पार्क्स के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फार्मर्स ने कहा था कि हमारे लैंड्स छीन लिए जाएंगे और हमारे लैंड्स पे फूड पार्क्स बनाए जाएंगे, जिसमें इजराइलीज और यूएसए के लोग और ये लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसा तो अभी तक उस पर फिर बात ही कभी नहीं हुई, पर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या इन्होंने बोला है। इन्होंने बोला है कि हम कॉपरेट करेंगे फूड सिक्योरिटी पे
which is of course very important, very crucial given the fact जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसकी वजह से जो ग्रेन शॉर्टेज हुई है and all of that. On food security cooperation under I2U2, a delegation led by CEO of ADQ visited India in October to take discussions forward with different stakeholders. ADQ क्या है? एक एक्टिव इन्वेस्टर है, एक सॉवरेन वेल्थ फंड है अबू धाबी का. वो बेसिकली इंडिया में अपनी एक टीम को लेके आए थे कि किस तरह का फूड सिक्योरिटी कॉपरेशन हम कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में, एग्रीकल्चर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, डिजिटल कनेक्टिविटी के, वाटर के, एनर्जी के, ट्रांसपोर्टेशन के, हम किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली और भी बहुत तरह की चीज़ें, प्राइवेट कैपिटल इन कंट्री से, इन मेंबर कंट्री से कैसे हार्नेस किया जा सकता है इन तरह के प्रोजेक्ट्स में, ये तरह की बातें हुई थी. अगर हम बात करें जो इंडिया और यूएई के बीच में जो सेपा साइन हुआ है, जो बेसिकली एफटीए से भी एक लेवल ऊपर होता है, जिसमें बहुत सारे टेरिफ्स आप ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं, आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे की कंट्रीज के लिए, आप इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. जब से ये आया है May 1 को, इट केम इनटू फोर्स, तब से इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं to UAE between April to September were about, अगर हम अप्रैल टू सितंबर की बात करें, $16 billion थे, which was an increase of 24% year to year, while India's imports increased 38% to reach $28.4 billion in the same time period. So this is huge. तो हम देखिए, जब FTA की बात होती है कि FTA साइन कीजिए, अगर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जो हमने बेसिकली अब देखेंगे आगे कि उसको रेटिफाई कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट ने, जो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था एंथनी एल्बनीज ने कि हम उसको फास्ट ट्रैक करेंगे, जो हमारी ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुई है. तो उससे डेफिनेटली अगर आप ग्राउंड लेवल पे स्टैट्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फ़र्क आता है, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है ट्रेड में. ओके, स्किल ट्रेनिंग ऑफ मनरेगा वर्कर्स लैग्स, सेंटर ब्लेम्स इट ऑन द स्टेट्स. सी, मनरेगा पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारा रिसर्च वर्क, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि साथ में एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का भी मांग है, जैसे रूरल वर्कर्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, वहाँ पे लाइवलीहुड हिट ना हो, तो वैसे ही अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बहुत ज़्यादा है, वो तो और भी ज़्यादा है, तो उनके लिए भी तो कोई गारंटीड वर्क होना चाहिए, इस तरह की मांग. तो आप एक तो ये प्रिपेयर कीजिए और साथ में जो भी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए. फेसिंग लेस देन अ ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स टू प्रोजेक्ट उन्नति. तो देखिए, एक प्रोजेक्ट उन्नति लाया गया था 2020 में. तो देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, जो मनरेगा है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसका जो एम है वो ये नहीं है कि आप सारी जिंदगी या फिर पूरे साल के लिए एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ इस तरह के काम पे निर्भर रखिए. उनको बेसिकली आपने क्या करना है, आपको स्किल करना है उनको, ताकि अभी तो उनकी मजबूरी थी, इस वजह से उन्हें क्लेम लेना पड़ा. ठीक है, 100 days गारंटीड वर्क, तो उनकी मजबूरी ऐसी ना रहे, वो थोड़ा सा अपलिफ्ट आप उनको करना चाहते हैं तो आप उनको स्किल करें, ताकि वो और जॉब एवेन्यूज इनके सामने खुल जाए. तो एम तो ये नहीं है ना कि आप पूरी जिंदगी के लिए उनको बस बेयर मिनिमम एक वेज पे निर्भर रखेंगे, नहीं ना. तो ये उसका एम है. तो यही उन्नति इंश्योर करता है दैट बेसिकली यू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन मनरेगा बाय इम्पार्टिंग स्किल ट्रेनिंग टू इट्स बेनिफिशियरीज. ठीक है, तो ये चीज़ द यूनियन, अब देखिए, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने बोला है कि अब हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, स्टेट्स ने तो हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, अच्छा, स्टेट्स ने स्किलिंग इंश्योर ही नहीं की. तो आप देखिए, जब से हमने लॉन्च किया है 2020 को गए भी 2 साल हो गए, उसमें सिर्फ 25,000 लोगों को स्किल ट्रेनिंग मिली है प्रोजेक्ट के तहत. हमारा टारगेट 2 लाख का था. तो नो इशूज़, कोई बात नहीं. अब जो लेबर बजट होगा, जो बेसिकली स्टेट्स को दिया जाता है अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो अब कोई स्टेट जितना स्किल करेगी, जितने लोगों को, उसके बेसिस पे हम उन्हें लेबर बजट उनको एलोकेट करेंगे. तो आपने स्किल करना है या नहीं करना, ये आप पे निर्भर करता है. तो ये चीज़ इन्होंने बोली है. सो इट विल बी एक्चुअली अ टाइड बेनिफिट हो जाएगा. द एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू, अगर हम उन्नति की बात करें, प्रोजेक्ट उन्नति की, इसका एम ये है कि आप एटलीस्ट 1 एडल्ट मेंबर जो 18 to 45 ईयर के एज ग्रुप में, एज ब्रैकेट में लाई करते हैं, एक घर में से, एक हाउस होल्ड में से एक ऐसे एडल्ट को जरूर स्किल ट्रेन करें जो बेसिकली अपना 100 दिन पूरा कर चुके हैं मनरेगा के तहत. ठीक है, तो ये चीज़, अगर देखिए 100 दिन किसी को अगर सरकार से ही अपना एम्प्लॉयमेंट क्लेम करना पड़ गया, तो इससे ये पता चलता है कि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए सरकार पे, एंड दे आर पुअरेस्ट ऑफ द लॉट एंड दे हैव टू बी स्किल ट्रेंड. ओके, तो ये चीज़, ताकि फ्यूचर उनका सिक्योर हो. अगर हम बात करें तो स्किल ट्रेनिंग देते कहाँ पे है, किन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के तहत, तो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, और साथ में रूरल सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कृषि विज्ञान केंद्र. तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं.
ओके अब देखिए ये कुछ नहीं है, फार्म आउटफिट्स मीट एफएम फॉर प्री बजट टॉक्स रेज इश्यूज ऑन जीएसटी। इन्होंने बोला है कि हमें अपने जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, ऑल ऑफ दैट। आपको पता है प्री बजट इसमें कुछ बहुत खास है नहीं, तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। फॉरेन सेक्रेटरी मीट्स म्यांमार्स मिलिट्री लीडर्स, नो टॉक्स ऑन स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए अब थोड़ा सा शिफ्ट आपको दिखेगा इंडिया की डिप्लोमेसी में म्यांमार के प्रति। कैसे? जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है विनय क्वात्रा, उन्होंने इंटरेक्ट किया जो मिलिट्री है, मिलिट्री जनता है म्यांमार की, उनके लोगों के साथ। तो उन्होंने बेसिकली ही वाज ऑन अ विजिट टू द कंट्री दिस वीक। तो उन्होंने दे एंगेज्ड इन अ डिस्कशन बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि आपको पता है जो म्यांमार है या फिर जो श्रीलंका है, कोई भी जो हमारे नेबर्स है, नेपाल है, भूटान है, हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं, यानी कि कोई ऐसे फेंस नहीं लगे हुए कि कोई इधर उधर आ नहीं जा सकता। नेपाल के कितने लोग बिल्कुल बिहार, यूपी, बिल्कुल जो जुड़ा हुआ बॉर्डर्स है, कभी भी आ सकते हैं, आपस में काम करते हैं, ठीक है। तो पोरस बॉर्डर्स हैं। तो वैसे ही म्यांमार के साथ पोरस बॉर्डर्स होने की वजह से सबसे बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू आता है। आप अगर स्टैटिक पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ देखते हैं कि कैसे इंडिया सैंडविच्ड है ना, दो ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्रीज के बीच में। एक तो हमारी जो साउथ ईस्ट एशियन, जहाँ पे थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ये सारी जगहें आती हैं जहाँ से काफ़ी ड्रग स्मगलिंग होती है। फिर एक तरफ अफगानिस्तान, ओपियम, ये सब आता है। तो इसीलिए अगर म्यांमार की वजह से इस तरह के सिंडिकेट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्मगल करती हैं, अगर उनकी तरफ से ये दिक्कत है, उनके कुछ भी जो इलीगल आउटफिट्स हैं, तो हम उनको कन्वे करेंगे। और यही हमारा मेन मुद्दा है। आप कोई भी बायलेटरल एंगेजमेंट देखेंगे म्यांमार और इंडिया के बीच में, अगर आपको स्टैटिक पता है ना, यू आर हाफ वे देयर, आप यही लिख देंगे ना, बस बहुत है आपके लिए, ठीक है। और साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत होती है, ना ही ड्रग ट्रैफिकिंग, बट ये चीज़ भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो इन डिपार्चर सबसे बड़ी बात ये एक थोड़ा सा शिफ्ट क्यों फॉरेन पॉलिसी भी आप देखेंगे, क्योंकि बेसिकली जब भी हमारे यहाँ से कोई भी डेलीगेशन या कोई भी मिनिस्टर, ऑफिशियल, कोई भी जाते थे, तो वो अगर फॉर एग्जांपल आप मिल रहे हैं मिलिट्री जनता के लोगों से, तो आप साथ में जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, उनके लोगों से भी मिलते थे। जो ओंग सैन सू की सरकार आई थी डेमोक्रेटिक, लेकिन इस बार हम नहीं मिले। और साथ ही में हमने ये भी मांग नहीं रखी कि आप ओंग सैन सू की रिलीज कीजिए। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं सॉफ्टनिंग हो गई है हमारे पोजीशन में, कि हम अब इतना ज़्यादा मिलिट्री गवर्नमेंट को गलत नहीं देखते। हमने शायद एक्सेप्ट कर लिया है दैट वी हैव टू एनीवेज डील विद देम, सो डील विद देम नाइसली, ओके। तो ये चीज़ ट्वीट बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, इन्होंने बोला कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की हमने बात की, अब डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन ही बस लिख के छोड़ दिया, और कुछ खास इन्होंने लिखा ही नहीं यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें, नथिंग मच। Rajnath proposes role for women in UN peacekeeping. Now this is important and this is actually very unique to India's stance. तो जब भी आप UN peacekeeping पढ़ते हैं, जो peacekeeping forces हैं, ये सब कुछ हम देख चुके हैं कि peacekeeping forces के fallouts क्या हैं, बहुत बार देख चुके हैं। तो उसमें भारत ऐसी पहली कंट्री थी जिसने प्रपोज करना शुरू किया था कि विमेन को भी इंक्लूड कीजिए इन peacekeeping forces में। तो यहाँ से भारत का आप देख सकते हैं माइंडसेट पता चलता है। और स्पेशली इस बार का जो स्पीच थी आज़ादी का अमृत महोत्सव में, नारी शक्ति की बात की गई। तो इस तरह की चीज़ें आप एग्जाम्पल्स के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन ट्यूसडे मेड 2 प्रपोजल्स फॉर एक्सपैंडिंग द स्कोप एंड डेप्थ ऑफ द इंडिया आसियान डिफेंस रिलेशंस। अब ये डिफेंस वही वाली जो चल रही है ना, जो हमने कंबोडिया में अभी यूएस और चाइना का देखा, वही वाली ये वहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी गए थे। तो उन्होंने बोला कि बेसिकली एक तो प्रपोजल हमारा ये है कि आप इंक्लूड विमेन इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस, और साथ ही में एक तो जो मरीन प्लास्टिक पॉपुलेशन है उस पर हमें काम करना चाहिए। अब इंडिया और आसियान क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए आपको पता है हम 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, ठीक है, इंडिया आसियान रिलेशंस की। तो बेसिकली क्या है, और साथ ही में हमने ये चीज़, तो आप आसियान पे अगर क्वेश्चन आए, इंडो पैसिफिक पे क्वेश्चन आए, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे क्वेश्चन आए, तो ये तो दिख रहा ही है कि आसियान लाइज एट द सेंटर ऑफ इट। सेंट्रलिटी ऑफ आसियान इन द इंडो पैसिफिक रीजन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो हम बेसिकली मरीन प्लास्टिक पॉपुलेशन को कैसे डील करने की बात करते हैं। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जांपल। जो हमारे एनसीसी के जो मेंबर्स होते हैं, जो यूथ, जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैं, उनका आप एग्जाम्पल देखिए कैसे उन्होंने हमारे कच्छ वाले रीजन को या बाकी जितना भी हमारे इंडियन बीचेस हैं उसमें कैसे दे हैव डन अ सिग्निफिकेंट वर्क मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही हम बेसिकली जो भी हमारे आसियान कंट्रीज के यूथ काउंटर पार्ट्स हैं, कोई ऐसी यूथ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ भी होगी, तो हम कलेक्टिवली इसमें एफर्ट डाल सकते हैं मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए। तो यही बेसिकली इन्होंने कहा है। Okay, now we have an article here.
द इंडिया पोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अब यही है हैपमैन जैकब का जो हम आर्टिकल देख रहे थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। अब देखिए बार बार एक क्वेश्चन जो भारत से पूछा जाता है, हुज साइड इज इंडिया ऑन, आप किस साइड पे हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहली बार क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। पहले कोल्ड वॉर आया तब भी हमसे बार बार हर कोई ये सवाल पूछते थे, आप किसकी साइड पे हो, आप किसकी साइड पे हो। वैसे भी मतलब यूएस से बार बार हमसे पूछता है आप वैसे किसकी साइड पे हो, हमारी साइड पे हो या रशिया की साइड पे हो, क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी ये रहे तो राइवल ही ना। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो दिस इज वन फाउंडेशनल क्वेश्चन दैट कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्रंट्स प्रैक्टिशनर्स, थिंकर्स एंड कमेंटेटर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो देखिए ये जो ऑनगोइंग वॉर है, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में, और ये देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्रंटेशन चल रही है, जिसमें रशिया हमारा एक ट्रेडिशनल पार्टनर है, वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। तो एक कॉन्फ्रंटेशन यहाँ पे इन्होंने रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट के बीच में भी देखी गई है। तो वेस्ट में भी तो हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, है ना, हमारे नए पार्टनर्स हैं, आप कह सकते हैं नई नई दोस्ती हुई है अभी इनसे हम कुछ ही साल पहले। तो बात ये है अब तो और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है हमसे, और रेगुलर हो चुका है ये क्वेश्चन। तो मतलब फिर किसकी साइड पे हम डिस्कस ही कर लेते हैं, क्या हम रशिया की साइड पे हैं, क्या हम यूएस की साइड पे हैं, क्या हम वेस्ट की साइड पे हैं इस वॉर में। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूनिडायमेंशनल है, हमें किसी की साइड लेनी पड़ेगी ना। ओके और ये क्वेश्चंस अज्यूम करते हैं कि कुछ ही साइड्स हैं गिनी चुनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और उसमें से एक हमें चुननी है। दो तीन साइड है, रशिया है, चाइना है, और एक हमारा ये यूएस या वेस्ट है या यूरोप है, मतलब वेस्ट का ही एक पार्ट है ना। तो इंडिया इज नॉट अ साइड, एंड इंडिया इज नॉट अ साइड विद एनी जियोपॉलिटिकल एजेंसी ऑफ मेजर कॉन्सिक्वेंस। तो आप जब हमसे ये पूछ रहे हो कि इंडिया किसकी साइड पे, तो मतलब आप इंडिया को एक पोल, इंडिया को एक साइड समझते ही नहीं ना। आप चाइना से भी क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि चाइना को आप समझते हैं कि वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है, वो खुद में एक पोल बन चुका है, खुद में एक साइड बन चुकी है। तो आप हमें भी बेसिकली हमें कहते हैं कि आप जो हमारी तारीफें करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, क्योंकि आप हमें चीयर लीडर समझते हैं सिर्फ और सिर्फ। हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल दिया दैट दिस वॉर इज नॉट ऑफ, दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर, तो आपने इसको बस अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना शुरू कर दिया। आपने G20 की जॉइंट डिक्लेरेशन में भी इसका दे दिया वर्णन, हर चीज हर जगह जा जा के आप ये कह रहे हैं मिस्टर मोदी को सुनना चाहिए, पुतिन को, लेकिन एक्चुअल में आप इंडिया को तो खुद में एक पोल भी नहीं समझते, तो आप हमें छोटी कंट्री समझते हैं। इज दैट द थिंग? ये इन्होंने देखिए बहुत डीप मीनिंग है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। व्हेन ग्रेट पावर्स सीक इंडिया सपोर्ट ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन सच एज द वन ओवर यूक्रेन, दे एंड अप फेसिंग अ स्टबर्न इंडिया। और फिर आप हमसे जब सपोर्ट मांगते हैं ना, तो फिर आपको एक स्टबर्न इंडिया दिखता है जो काफी रिलक्टेंट है कि हम आपसे नहीं, अगर हम रखते आपके वाला सोच, या फिर हमारा अगर पॉइंट कुछ और है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट कुछ और है, तो आप हमको कितना भी प्रेशराइज कर लो, हम प्रेशराइज होते ही नहीं, ठीक है। तो फिर अगर आप हमें कुछ समझते नहीं, तो फिर आप मिलो एक रिलक्टेंट इंडिया से। द इनहेरेंट रीजन बिहाइंड इंडियाज, अब क्या रीजन है हमारी रिलक्टेंस के पीछे, है ना, वो ऐसा नहीं है कि हम बाय नेचर स्टबन है ना, पर रीजन ये है कि हम खुद को कुछ समझते हैं। दिस इज सेंस ऑफ सेल्फ, है ना, जो हम खुद को समझते हैं कि हम खुद में एक पोल है एक इंटरनेशनल सिस्टम में, हम एक सैटेलाइट, एक कैंप फॉलोअर, एक छोटी कंट्री जो किसी के ग्रुप में फेंक दी जाएगी, ऐसा खुद को ना ही देखते हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि कोई हमें देखे बिना। ओके, इंडिया रिफ्यूजेस टू टेक साइड, इसीलिए हमारे कंट्री को मना कर देते हैं कि हम किसी की साइड लेंगे ही नहीं। ओके, क्योंकि हम खुद में एक साइड है और हमें आप साइड देखें। तो सम रिफ्लेक्शंस ऑन इंडिया एज अ पोल इज परहैप्स एप्रोप्रिएट। अब ये देखना बहुत जरूरी है उस समय पे जब हम G20 की प्रेसिडेंटशिप लेते हैं, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयर लेते हैं। सो दीज टू इंस्टीट्यूशंस आर जियोपॉलिटिकली वेरी सिग्निफिकेंट टुडे। इंडिया इज अ साइड। अब देखिए ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे के क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, तो उसमें एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है इंडिया इज अ पोल इन इटसेल्फ, सेज हिस्ट्री एंड बोथ प्रेजेंट सिनेरियो, तो कुछ तो लिखें आप। तो अगर क्वेश्चन फिलोसॉफिकल है तो कुछ सब्सटेंस तो तब भी आप लिखेंगे। तो इट इज अ ब्यूटिफुली रिटन एडिटोरियल। इसमें से जो जो एनालिसिस मैं खुद से आपसे क्वेश्चंस कर रही हूँ, बता रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक इट इवन मोर क्लियर। ओके, तो ये चीज़ अगर हम बात करें क्या लिखा है यहाँ पे, इंडियन पॉलिसी मेकर्स नॉट विथ स्टैंडिंग द रिलेटिव मटीरियल incapacity of the state inherently think of themselves as a pole in the international system. New Delhi's constant exhortations
ओके अब देखिए, हम बार बार जब ये कहते हैं कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड का हमारा वर्ल्ड व्यू है, तो हम क्यों कहते हैं? उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक हम भी तो पोल है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए ना, और इसके पीछे एक रिच हिस्ट्री है। अगर हम इस थॉट का ओरिजिन देखें, तो हमारा जो इतना बड़ा स्ट्रगल चला इंडिपेंडेंस के लिए, तो हम खुद को एक कंट्री मानते थे ना, नेशन चाहते थे खुद को एक इमर्ज करना चाहते थे। नहीं तो हम पूरी जिंदगी रह सकते थे ब्रिटिशर्स के पीछे? नहीं रहना चाहते थे ना, इसीलिए तो लड़े। ठीक है, तो हमारे जो लीडर्स थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्टिकुलेशंस ऑफ लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, अमंग अदर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके, और साथ ही में अगर हम देखें, देखिए अब इंडिया की प्रिमेसी जो है उसको कोई डाउट ही नहीं करता, हम हैं प्रिमेसी में इस समय पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, तो एक बात साउथ एशिया की अगर हम बात करें ना, तो साउथ एशिया में थोड़ा सा तो ब्रिटिश एम्पायर काफी स्ट्रांग था, इंडिया है ना, तो ब्रिटिश इंडिया बहुत स्ट्रांग थी साउथ एशिया में, तो वही हमें वो देके गए। तो ये तो ब्रिटिश लेगेसी कुछ पॉजिटिव हो गई हमारे लिए, कुछ कुछ नेगेटिव भी है, पार्टीशन हुआ जो आज देख रहे हैं, इतना सब कुछ होता ही ना वरना। पर इतना जो सुप्रीम प्रिमेसी जो हमें मिली हुई है ना साउथ एशिया में, वो ब्रिटिश की एक लेगेसी है। ठीक है, इंडिया इज लार्जर देन लाइफ। अब देखिए सच में हमारा जो सिविलाइजेशनल सेंस ऑफ सेल्फ है, जो हमारी सिविलाइजेशन, हेरिटेज, कल्चर, जिसको हम खुद में यूनिक है ना, कोई देश नहीं है ना ऐसा। तो हम तो हैं पोल एंड द नॉन अलाइंड मूवमेंट एक्सपेरिमेंट। देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, नैम पे अगर क्वेश्चन आता है, जो आता ही है ऑलमोस्ट 1-2 साल बाद आ ही जाता है, तो नैम पे क्वेश्चन आता था कि अब वो इरेलीवेंट हो गया या कुछ भी, तो बल्कि ये तो और रेलेवेंट है। देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं कि मल्टाई अलाइनमेंट में बिलीव करते हैं, ये तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, पर आप एक बारी बस थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखिए, अगर नैम कभी हुआ ही ना होता, अगर मिस्टर नेहरू जो हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं जा रही, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर उस समय पे हमारे प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी को, चाहे वो यूएस था, यूएसएसआर था, कोई भी उसको चूज ना करना ना चूज करते, मतलब अगर वो किसी एक के साथ भी मिल जाते, तो वो लेगेसी कभी बिल्ड ही ना होती ना। तो आज वाले जितने भी प्रधानमंत्री आए उनके बाद, तो वो कोई भी फिर अगर उस समय हमने फॉर एग्जांपल यूएसएसआर का साथ दे दिया होता, जो बहुत प्रोबेबल था, दे सकते थे हम, ठीक है, हमने नहीं दिया क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक लेगेसी सेट कर दी। और हम इसीलिए इतने कॉन्फिडेंट है क्योंकि सबको ये पता है कि भारत हमेशा से नैम को सपोर्ट करता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी इस बात को? अब हाइंडसाइट में इट इज़ वेरी इजी टू से थिंग्स कि नहीं ये एक नई पॉलिसी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। एक कुछ इसका आप कह सकते हैं कि एक जो ग्राउंड सेट किया वो नैम ने सेट किया है। जो हमारी प्रिमेसी आज है, या फिर हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, वो नैम से ही आई है। आप उसको कितना भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर अगर उस समय अगर हम किसी भी हमने पार्टी का साथ दे दिया होता, तो आने वाली सारी सरकारें भी उसी पार्टी का साथ देती। ये फैक्ट बाई डिफॉल्ट हो जाता है ये। ठीक है, फॉर मच ऑफ इट मॉडर्न इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज़ बीन अ यूनिक एक्सपेरिमेंट। इट हैज़ हैड, अब देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी कभी गलत भी हो जाती है, पर मोस्टली हमारी बहुत यूनिक फॉरेन पॉलिसी है। Historically, India's view of self as a pole is evident in the manner in which it used to pursue non-alignment for several decades after independence. Some vestiges of this continue to वही यहाँ पे भी इन्होंने वही बात बोली है कि कहीं ना कहीं आज की भी जो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, वो उसको इन्फॉर्म कौन करता है? हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट का ही जो एक्सपीरियंस है। ठीक है, फॉर इंडिया हाउएवर नॉन अलाइनमेंट इज नॉट न्यूट्रलिटी। अब नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी तो तब भी नहीं था जब नेहरू जी ने किया था, तब भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट, जहाँ से हमारा नेशनल इंटरेस्ट होता था हम उसको चूज करते थे तब भी। ठीक है, तो वही इट इज द एबिलिटी टू टेक अ पोजीशन ऑन अ गिवन इशू ऑन अ केस बाय केस बेसिस। जहाँ पे हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वहाँ पे ही केस बाय केस बेसिस का मतलब यही होता है हमारा। व्हाट इट एंटेल्स, व्हाट डज बीइंग अ पोल मीन फॉर इंडिया। अब ठीक है, पोल हम कह रहे हैं, हम मानते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो अगर हम क्लासिकल व्यू ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से जाएं, तो एक पोल होने का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेशनल सिस्टम को में एक ग्रेट पावर के लाएंगे, उसको डोमिनेट करेंगे एक पर्टिकुलर एरिया को, या फिर आप बैलेंस ऑफ पावर खेलेंगे, आपके जैसा कोई और देश है और फिर आप बाकी कंट्रीज को अपने फेवर में लेते रहेंगे, ताकि फिर वो वाली कंट्री दूसरी कंट्री को अपने फेवर में लेती रहेंगी, ताकि आप दोनों और स्ट्रांग होते रहें, फिर अलायंसेस बिल्ड करेंगे, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, लेकिन इंडिया का व्यू ऐसा है ही नहीं अपने बारे में। हम पोल हैं, पर इस वाले तरह के पोल नहीं है जो लोगों ने सेट किया हुआ। हम यूनिक है ना, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी यूनिक अबाउट इंडिया। इट हैज़ नॉट एक्टिवली सॉट टू डोमिनेट। हमारा डोमिनेशन का तो बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है अपने आप को पोल समझने से। हम साउथ एशियन रीजन में खुद को नहीं समझते हैं, बल्कि प्रोवाइडर की तरह हमने रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उनकी मदद करना, इस तरह से खुद का रोल समझा हुआ है। हमारा बैलेंसिंग पावर इस तरह का है ही नहीं, जैसे आज आप इन सारी हम अलायंसेस भी
इस तरह से नहीं बनाते क्योंकि हमें डोमिनेशन मिल जाए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इवन इट्स ओकेजनल बैलेंसिंग बिहेवियर, फॉर इंस्टेंस 1971 इंडिया सोवियत ट्रीटी ड्यूरिंग बांग्लादेश वॉर वॉज. अब देखिए, अगर हमने सोवियत यूनियन के साथ भी जो फ्रेंडशिप ट्रीटी मिसेस इंदिरा गांधी ने जाके साइन की, वो हमारी इमरजेंसी की, हमने बांग्लादेश का हेल्प करना था. सिंपल सी बात, हमने दूसरी कंट्री की हेल्प करनी थी. साउथ एशिया रीजन में हमें डोमिनेट करने का कोई हमारा इंटेंशन नहीं था. चाहते तो हम इतनी बड़ी हमने वॉर जितवाई, उनको लिबरेट करवाया, हम कुछ तो मांग सकते थे उनसे. नहीं मांगा ना. दिस इज इंडिया, दिस इज व्हाट इंडिया थिंक्स अबाउट इटसेल्फ. ओके, सो दिस थिंग, various elements of India's idea of being a pole. For one, and to be fair, it does believe it has a strategic periphery in the South Asia, which अब वही बोला कि ब्रिटिश एम्पायर हमको स्ट्रॉन्ग छोड़ के गया है. दूसरा कि हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते साउथ एशियन रीजन में और अपने खुद के स्पेस पे. तीसरा, वी स्पीक फॉर ग्लोबल साउथ, वी स्पीक फॉर द अंडर प्रिविलेज कलेक्टिव्स, वी स्पीक फॉर decolonization. We are like this. This is exactly what we mean by being a pole, and it welcomes the rule of law and regional order. That is why we're a part of Quad as well. India's historical focus on the region has been more of a provider. ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. It indicates that it tends to take positions not just suit its interests but also informed by the sense of being a unique player on the global stage. ये सब कुछ हमारे इंडिया के अगर एक्सटर्नल बिहेवियर को समझना है तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है. नॉट वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि अगर आप हमें चीयर लीडर या सिर्फ इस तरह का समझते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. यू शुड एक्चुअली रिफॉर्म योर व्यू ऑफ इंडिया. ओके, स्टार्ट सेइंग कि आपकी साइड क्या है. हमको कंसर्न करना शुरू कीजिए, हमसे क्वेश्चन नहीं. ठीक है, और हमारा साथ मांगने की कोशिश कीजिए, बार बार क्वेश्चन मत कीजिए हमसे. तमिलनाडु गेट्स इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. तो तमिलनाडु सरकार ने बेसिकली ट्यूसडे को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि जो अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम विलेजेस हैं मदुरई डिस्ट्रिक्ट में, वो पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन जाएगा स्टेट का. अरितापट्टी की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इसमें. 250 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, इसमें से 3 इंपॉर्टेंट रैप्टर्स हैं, लैगर फैल्कन, शाहीन फैल्कन, बोनोलीज ईगल. ओके, साथ में काफ़ी अच्छी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है. सब कुछ आप खुद देख सकते हैं. यहाँ पे कुछ बहुत समझाने वाला है नहीं. अगर कुछ हिस्टोरिकल आपको देखना है तो अनाइकोंडन टैंक, अगर ये एज इट इज़ लिखा आ सकता है, कहाँ आएंगे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री है ना. पंडियन किंग्स ने इसको बेसिकली एस्टैब्लिश किया था, 16th सेंचुरी का है. सो इट्स वन ऑफ देम. मतलब ये आप देख सकते हैं. तो देखिए, जो तमिल किंगडम्स थे ना, उनके आप प्लीज़ वाटर के साथ क्या रिश्ता था ये ज़रूर डिटेल में देखें, क्योंकि हमने पोनियन सेल्वन जब आई थी तो आपको लगेगा ये बकवास है, मूवीज से रिलेटेड कुछ नहीं आता, क्योंकि वो हिस्टोरिकल मूवी थी. बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं. ऑफकोर्स मूवी के बारे में थोड़ा ना पूछेंगे आपसे, पर ये पूछेंगे कि जो वाटर कॉन्जर्वेशन है वो तमिल किंगडम्स से हमें सीखना चाहिए, ऐसा कुछ. ठीक है, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट set to open up opportunities. तो फाइनली जो एक जो एंथनी अल्बनीज़ से पहले वाले इनके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे साथ, भारत के साथ ऑलरेडी एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, जिसको रेटिफाई उनके पार्लियामेंट ने फाइनली कर दिया है. एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो हमने ये चीज़ कही है कि डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा. बहुत सारे हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जा सकेंगे. जॉब तो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ होती ही हैं. तो ये सारी चीज़ें बस बोला है कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी. And of course studies, market and all of that, manufacturing, ये सारी चीज़ें. nothing much here, concrete तो बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे. 6 killed in firing on मेघालय असम बॉर्डर. तो देखिए, इंटरस्टेट डिस्प्यूट जो होता है ना, तो वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, और वहाँ की इंटरस्टेट डिस्प्यूट में भी ब्रिटिश लेगेसी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हिल्स अपने आप एडमिनिस्ट्रेटिवली काट ली कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ इतनी हिल्स को ये संभालेगा, वो संभालेगा. तो फिर जब स्टेट्स बनी बाद में, उनको समझ नहीं आया कि उनकी क्या बाउंड्री है. मेघालय के कुछ जो एरिया है वो कहते हैं कि असम का कुछ एरिया ये वाला हमारा है, असम कहता है हमारा है. तो बहुत सारी दिक्कतें हैं नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर रिलेटेड. ठीक है, तो वही चीज़ हुई है. एक और फायरिंग लास्ट ईयर भी, आप अगर इतने समय से न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हर साल ऑलमोस्ट हम इस तरह का कोई इंसिडेंट देखते हैं. तो 6 लोगों की जान गई है और बहुत सारे लोग इंजर हुए हैं एक इंसिडेंट में, जहाँ पे असम मेघालय बॉर्डर की फायरिंग हुई है. तो इस इंसिडेंट वही चीज़ें बोली हैं. देर आर 6 डिस्प्यूटेड सेक्टर्स ऑन द बाउंड्री ऑफ असम एंड मेघालय. असम गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई है, इस तरह की चीज़ें. लेकिन मेघालय चीफ मिनिस्टर का कहना है कि जो असमीज पुलिस है और असम फॉरेन गार्ड्स हैं, वो फायर कर देते हैं बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबली. वो हमें कुछ समझते नहीं है, वो खुद को एक बड़ी स्टेट है, तो दे थिंक ह्यूज ऑफ देमसेल्व्स. दिस इज देयर क्लेम.
सुप्रीम कोर्ट कॉल्स आउट सेंटर ओवर शॉर्ट टेन्योर्स ऑफ CECs और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको 6 साल, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि 6 साल का उनका टेन्योर होगा या फिर 65 ईयर्स की उम्र तक। आप जान पूछ के उन लोगों को चूज करते हैं जिनका 6 साल का टेन्योर हो ही ना, 100 दिन, 80 दिन, इस तरह का 120 दिन, ऐसे तरह के आप लोगों को जान पूछ के अपॉइंट करते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा चाहते ही नहीं कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन हो, उसको इंश्योर ही नहीं होने देना चाहते। तो यही तरह की चीज़ें, तो बहुत स्पेसिफिकली तो नहीं बोला कि 2004 से पहले 8 साल तक भी हुआ करते थे, फिर उसके बाद 2004 के बाद दोनों ही सरकारों ने किस तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन को हैम्पर किया है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।